हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस 20। आधुनिक इतिहास को आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमने मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास कंप्लीट कर लिया है छत्तीसगढ़ का। यदि आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप जरूर जा करके देख लीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। सबसे पहले यदि हम इस आधुनिक इतिहास को समझें तो इसको हम 5 चरणों में बांटते हैं। क्लियर है? ये हम इसको 5 चरणों में बांट लेते हैं। सबसे जो पहला चरण है वह हमने देख लिया है लगभग, और उसकी बातें हमने कर ली है। तो सबसे पहला जो चरण है वह है अप्रत्यक्ष मराठा शासन। ठीक है, मराठा शासन ये है आपका 1741 से लेकर के 1758 तक का बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्यक्ष मराठा शासन। प्रत्यक्ष मराठा शासन, यहां से हमें जो है आगे के इतिहास को जानना है। यदि आपने पिछला क्लास अटेंड किया है तो बहुत अच्छी बात है, और वह चलेगा 1787 तक। फिर है सूबा शासन, तीसरा है सूबा शासन। सूबा शासन जो है वह 1787 से लेकर के 1818 तक चलेगा। फिर है आपका ब्रिटिश अधीन शासन। ब्रिटिश अधीन, जो 1818 में ब्रिटिश की अधीनता होती है, जो बहुत ज्यादा देर नहीं, केवल 12 साल आपको दिखेगी 1830 तक। और फिर से होता है मराठा शासन, तो पुनः मराठा या भोसला शासन आपको दिखेगा, है ना, पुनः मराठा शासन। और यह चलेगा 1830 से लेकर 1854 तक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा आधुनिक इतिहास है, यदि हम उसको शुरुआत करें तो 1741 से वह चालू होता है। 1758 तक जो है वह अप्रत्यक्ष मराठा शासन चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कलचुरी कालीन आपको शासक दिखते हैं मराठों के प्रतिनिधि के रूप में। फिर 1758 से वह प्रत्यक्ष रूप से दिखेंगे और मराठा शासन प्रत्यक्ष लगेगा, सीधे मराठा लोग यहाँ पर राज करेंगे। फिर 1787 में क्या होता है, सूबा शासन पद्धति लगाई जाती है। किनके द्वारा लगाई गई आगे हम देखने वाले हैं। उसके बाद 1818 में जो है ब्रिटिश के तहत चला जाता है छत्तीसगढ़ का जो शासन है, क्योंकि मराठे जो है वो ब्रिटिश से हार जाते हैं। आगे हम इसकी भी चर्चा करेंगे। और फिर से 1830 में पुनः भोसला शासन या पुनः मराठा शासन चलेगा, और वह 1854 तक की कहानी हमें देखनी है। तो यह है हमारा पहला चरण या प्रथम चरण आप बोल सकते हैं आधुनिक इतिहास का। इसके अलावा हमें द्वितीय चरण भी पढ़ना है, जो है आपका ब्रिटिश अधीन छत्तीसगढ़, या ब्रिटिश के जो परतंत्रता वाला जो छत्तीसगढ़ है उसको पढ़ना है। और स्वाधीनता संग्राम की हम बात करेंगे, और 1947 तक हम पूरा इसको लेकर के चलेंगे। तो यहां से हम आज जो पढ़ने वाले हैं वह है पहला भाग। तो देखते हैं अप्रत्यक्ष मराठा शासन। हमने देखा कि जो रतनपुर में रघुनाथ सिंह थे और रायपुर में जो आपके थे वह थे मोहन सिंह। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मराठों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। हमने देखा था इन्होंने रतनपुर से और इन्होंने रायपुर से किया। हालांकि मोहन सिंह जो थे वह जाकर के अंग्रेजों से क्या करते हैं, मराठों से क्या करते हैं, हाथ मिला लेते हैं। और मोहन सिंह और मराठों के बीच हुई संधि के कारण मोहन सिंह को ही उत्तराधिकार दिया जाता है। यह थी पूरी की पूरी कहानी। बहुत शॉर्ट में मैं बताया, बहुत ज्यादा आपको डीप में नहीं जानना है, शासकों के नाम इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे प्रत्यक्ष मराठा शासन। अब होता यह है कि 1758 तक तो मोहन सिंह और जो कलचुरी शासन थे वो चलता है, लेकिन 1758 में होता है कि जो मराठा शासक हैं वह प्रत्यक्ष रूप से आकर के अब छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले हैं। खास करके हम रतनपुर की बात करें तो हम सबसे पहले जो देखने वाले हैं वह है रतनपुर राज्य। और रतनपुर राज्य में हमको यहाँ पर 4 शासक आते हुए दिखते हैं।
ठीक है, पहला है बिंबाजी भोसले, दूसरा है चिम्मनजी भोसले, तीसरा है व्यंकोजी भोसले और चौथा है अप्पाजी भोसले। तो इन चारों के बारे में हमें पढ़ना है और अब 1818 तक यहाँ जाएंगे, है ना। मतलब ये जो दो चरण है यह जुड़े हुए हैं आपस में, क्लियर है। फिर ब्रिटिश अधीन बाद में देखेंगे। तो रतनपुर के यदि प्रथम शासक की बात करूं तो 1758 में क्या होता है, रघुजी द्वितीय जो है उन्होंने मराठा शासन या मराठा शासक के रूप में छत्तीसगढ़ के लिए बिंबाजी भोसले को यहाँ भेजा जाता है उनके द्वारा, बिंबाजी भोसला, है ना, सबसे पहले। तो यदि आपको क्वेश्चन आएगा कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक, स्वतंत्र मराठा शासक कौन थे, तो वो है बिंबाजी भोसला, जिनकी राजधानी मैंने आपको बताया रतनपुर है। अब इनके बारे में कुछ चर्चा कर ले। तो छत्तीसगढ़ के पहले मराठा शासक, पहला पॉइंट हो गया। और परगना पद्धति के जन्मदाता, परगना पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, परगना पद्धति के जन्मदाता, सूत्रधार, माफ कीजिएगा, सूत्रधार, जन्मदाता हम आगे देखेंगे। ये सूबेदार जो व्यवस्था लेकर के आएंगे वहां पर ये परगना पद्धति को लागू करने का काम होता है। अभी आप ये सूत्र इनके द्वारा एक बोल सकते हैं कि कड़ी जमाई गई थी। जन्मदाता यदि बोले तो विट्ठल राव दिनकर का नाम आपको आएगा। रायपुर और रतनपुर को प्रशासनिक रूप से एकीकरण करने का काम इन्होंने किया और इन्होंने न्यायालय की स्थापना की, न्यायालय की स्थापना की। स्वतंत्र न्यायालय पहली बार छत्तीसगढ़ में जो है बिंबाजी भोसले ने ही प्रारंभ किया। और राजनांदगांव, राजनांदगांव और खुज्जी, ये दो इन्होंने क्या बनाए, राजनांदगांव एवं खुज्जी नामक दो जमींदारियां जो थी उनको प्रारंभ की, राजनांदगांव और खुज्जी की जमींदारी को। और दशहरा में, दशहरा जो त्योहार होता है उसमें स्वर्ण पत्र देने का रिवाज चालू कराया, दशहरा में स्वर्ण पत्र देने की प्रथा प्रारंभ की। फिर इंपॉर्टेंट है, यदि हम स्थापत्य की दृष्टि से देखें तो बिंबाजी भोसले ने जो रतनपुर के राम टेकरी नामक मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है, राम टेकरी, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया जो कि पहाड़ के ऊपर है, तो राम टेकरी के नाम से वह जाना जाता है। और दूधाधारी मठ, रायपुर के दूधाधारी मठ का निर्माण भी इन्होंने कराया, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक हैं। इनकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बताई, काफी जो प्रभावशाली थे। और बिंबाजी भोसले को छत्तीसगढ़ के निवासी या रतनपुर राज्य के निवासी एक अच्छा शासक मानते थे जो प्रजा हितैषी था। तो होता यह है कि जब बिंबाजी भोसले की मृत्यु हो जाती है तो बिंबाजी भोसले की मृत्यु के बाद उनके जो भाई हैं, है ना, व्यंकोजी भोसले, उन्हें शासन दिया जाता है। तो नेक्स्ट जो शासक हैं वह उनका नाम है व्यंकोजी भोसले, व्यंकोजी भोसले, ठीक। अब व्यंकोजी भोसले जो हैं वह शासन करने आएंगे, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट है वो छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं है या कम है। तो ये क्या करते हैं, ये नागपुर से ही अपना राज्य चलाते हैं, है ना। मतलब वह छत्तीसगढ़ में जैसा बिंबाजी भोसले की तरह रतनपुर में आकर के नहीं, अपितु नागपुर से ही अपने राजपाट को चलाने का निर्णय लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सूबेदारी व्यवस्था की स्थापना की। अब सूबेदारी व्यवस्था जो है वह ये थी कि छत्तीसगढ़ के लिए मराठा शासक जो नियुक्त किए गए थे व्यंकोजी भोसले, उन्होंने अब सूबेदार की नियुक्ति की और सूबेदार जो होते थे वही छत्तीसगढ़ को प्रत्यक्ष रूप से या छत्तीसगढ़ में आकर के वह देखते थे, है ना। तो इनकी शुरुआत यदि पूछा जाएगा सूबेदारी व्यवस्था की तो आंसर आ जाएगा व्यंकोजी भोसले, क्योंकि इन्होंने रतनपुर से नहीं नागपुर से अपने शासन को चलाया। और इसका जो सूबेदारी व्यवस्था थी व्यंकोजी भोसले की,
उस सूबेदारी व्यवस्था को अब हमको जानना है ना। और सूबेदारी व्यवस्था के ही जो विभिन्न बिंदुओं हैं उनको हमको क्वेश्चन वहां से भी पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं सूबेदारी व्यवस्था। तो सबसे पहले जो सूबेदार आएंगे वह है महिपत राव दिनकर। नाम आप बहुत नोट करते चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछता है। पहला है आपके महिपत राव दिनकर, ये हो गए प्रथम सूबेदार। और इनके शासन काल में 1790 में फॉरेस्टर नामक यात्री, है ना, ब्रिटिश यात्री इनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में आया था। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है महिपत राव दिनकर। इनका जो काल था वह बहुत ज्यादा नहीं था। दूसरे जो हैं वह है विट्ठल राव दिनकर। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि विट्ठल राव दिनकर जो कि दूसरे सूबेदार हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने परगना पद्धति को जन्म दिया। परगना पद्धति इन्होंने जो छत्तीसगढ़ में क्या की, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो परगना पद्धति लागू कराई, है ना। ये प्रशासनिक एकीकरण के लिए बहुत जरूरी थी, बहुत ही रूलिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। तो और जो परगने का प्रमुख होता था, परगना प्रमुख होता था, उसे कमाविसदार कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी आता है, कमाविसदार। परगना प्रमुख को आप कमाविसदार के नाम से जानते हैं। और इन्होंने 36 गढ़ों को, जो कि गढ़ व्यवस्था हमने पढ़ा था कलचुरियों के समय लागू थी, उसे 27 परगनों में विभाजित कर दिया। 36 गढ़ों को क्या कर दिया, 27 परगनों में विभाजित कर दिया। और इनके काल में 1795 में ब्लंट, है ना, मिस्टर ब्लंट जो है वह अंग्रेजी यात्री आते हैं। तो दो यात्री आए, 1790 में फॉरेस्टर आए महिपत राव दिनकर के समय, और 1795 में कैप्टन ब्लंट आए विट्ठल राव दिनकर के समय। परगना पद्धति का जन्मदाता, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है। तीसरे यदि हम बात करें तो वो है भवानी कालू। भवानी कालू, कालू, ठीक है, सॉरी। तो भवानी कालू जो है वो सबसे कम अवधि के आपके क्या है, सूबेदार हैं। चौथा नाम आता है केशव गोविंद। केशव गोविंद इंपॉर्टेंट है। केशव गोविंद जो है वह सर्वाधिक समय तक सूबेदार रहते हैं। तो सबसे कम और सबसे ज्यादा आसपास ही है, सर्वाधिक समय तक, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनके केशव गोविंद के जो काल है उस समय कोलब्रुक नामक जो यात्री हैं वह आता है, ठीक है। 1798 के आसपास कोलब्रुक नामक यात्री केशव गोविंद के समय आता है। तो क से केशव, क से कोलब्रुक, ये आप याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है व्यंकोजी गोपाल, है ना, व्यंकोजी गोपाल। अब यहां पर आप एक ध्यान दीजिएगा कि जो व्यंकोजी गोपाल हैं, इनके समय में पिंडारियों की गतिविधि अपने चरम सीमा पर थी। पिंडारियों की गतिविधि, पिंडारी जो है वो लुटेरे होते थे और उनकी जो गतिविधि थी वो अपने चरम सीमा पर थी, पिंडारियों की। और फिर है सीताराम हरी आपको मिलेंगे, सरकार हरी मिलेंगे सॉरी, और सीताराम टाटिया मिलेंगे। ऐसा करते हुए यदि आप जाएंगे तो आपको लास्ट में मिलते हैं यादव राव दिवाकर। उनके बहुत ज्यादा समय ये दोनों के में नहीं था, केवल आप नाम याद रख लीजिएगा, यादव राव दिवाकर। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा है। यह है अंतिम सूबेदार हैं छत्तीसगढ़ के, यादव राव दिवाकर, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश रेजिडेंट जेनकिंस ने सूबा पद्धति को समाप्त करके ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की। तो यादव राव दिवाकर का जो समय है वह है लगभग 1818 वाला समय, है ना। और यहाँ पर होता है एक महत्वपूर्ण युद्ध मराठों और अंग्रेजों के बीच, जिसका नाम है सीताबर्डी का युद्ध। सीताबर्डी जो है वह नागपुर के पास है, आपको पता होगा। और वहां पर होता है युद्ध जिसमें मराठे जो हैं वह पराजित हो जाते हैं और जो मराठों का जो शासन रहता है वह अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है।
तो इस तरह से छत्तीसगढ़ जो मराठों के अधीन था वह भी कहाँ चला जाता है, वह भी चला जाता है आपके ब्रिटिश के अधीन। तो आई थिंक कि अब आपको कहानी जो है वो पूरी समझ में आ गई होगी, मैंने वहां पर आपको बताया था। ठीक है, अब आपको यह ध्यान में रखना है कि जो आपका इंपॉर्टेंट चीजें हैं जितनी हमने देखी अभी तक, उनको आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जितने भी सूबेदारों के नाम हमने देखे उनको नोट कर लीजिएगा, और जो शासक हैं उनको आप नोट कर लीजिए। पिंबाजी भोसले, चिम्मनजी भोसले, व्यंकोजी भोसले और अप्पाजी भोसले। तो बिंबाजी भोसले का जो था वह था 1758 से लेकर के 1787 तक। फिर आते हैं चिम्मन जी, तो 87 से 88, ये बहुत कम समय तक रहते हैं। फिर 88 से 1811 तक आपके रहेंगे कौन, व्यंकोजी भोसले, और 1811 से 1818 तक रहेंगे अप्पाजी भोसले। क्लियर है? ये बहुत ही चारों के जो हमने नाम यहाँ लिखे वह आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट है वह हमने देख लिए, बिंबाजी भोसले और व्यंकोजी भोसले। अब हम चलेंगे, जो सूबा शासन था उसकी बात हमने कर ली। तो देखिए हमारे जो शुरू के 3 थे, अप्रत्यक्ष मराठा हमने कर लिया, प्रत्यक्ष मराठा शासन कर लिया, और सूबा शासन हमने कर लिया 1788 से 1818। अब हम चलेंगे ब्रिटिश अधीन शासन की ओर और पुनः मराठा शासन। तो यह जो है यह आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल आप मैसेज करिए, हमें चैट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में चैट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहां पर बैच में भी जा करके चैट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी मैसेज करके हमें चैट कर सकते हैं। यदि आपको चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।